हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स का पेपर जो आज ही हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट एमिटेड बाय एलईडी दैट इज लाइट एमिटिंग डायोड डिपेंड्स ऑन। तो मैं देखूं, पहला ऑप्शन है फॉरवर्ड बायस एंड एनर्जी गैप ऑफ द सेमीकंडक्टर, सेकंड एनर्जी गैप, रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस का तो कोई मतलब ही नहीं है। एलईडी हमारा फॉरवर्ड बायसिंग में डिपेंड करता है, एनर्जी गैप पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो फर्स्ट आंसर इज ए। नाउ वी विल डिस्कस another question. The graph showing the correct variation of momentum of a charge and with de Broglie wavelength. So हमें फॉर्मूला पता है, इट इज लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाय एम वी। तो मोमेंटम इज एम इंटू वी। तो अगर हम देखें, मोमेंटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी मैं इसे आगे लिखता हूँ, मोमेंटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। सो यहाँ पर अगर मोमेंटम और वेवलेंथ का कर्व देखें तो दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो पहला ऑप्शन हो नहीं सकता, दूसरा भी नहीं हो सकता, तीसरा भी नहीं हो सकता। सो ऑप्शन हियर इज डी। डी इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। द selectivity of a series LCR AC circuit is large when. So selectivity of a series LCR AC circuit when L is large. Photodiodes are used to detect. तो फोटो, जैसा कि नाम ही बता रहा है, फोटो डायोड क्या डिटेक्ट करेगा? ऑप्टिकल सिग्नल्स डिटेक्ट करने के लिए यूज में लिया जाता है। द रिलेशनशिप बिटवीन ब्रूस्टर एंगल थीटा एंड द स्पीड ऑफ लाइट v इन द डेंसर मीडियम इज। ब्रूस्टर एंगल की अगर हम बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल्स टू टेन ऑफ ब्रूस्टर एंगल, दैट इज आई पी। तो उन्होंने ब्रूस्टर एंगल को टेन थीटा कह दिया। स्पीड ऑफ लाइट के साथ हमारा इसका रिलेशन निकालना है। तो अगर म्यू की बात करें तो म्यू इज, यस बताइए, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? सी की वैल्यू अगर निकालनी है तो सी इज इक्वल्स टू 10 आई पी। तो C इज इक्वल्स टू V इंटू 10 आई पी। हमें आंसर दिखाई दे रहा है यहाँ पर C। नेक्स्ट क्वेश्चन। A bioconvex lens of focal length f is cut into two identical plane convex lens. तो अगर आप उसे कट कर दोगे तो उसकी फोकल लेंथ भी हाफ हो जाएगी। सो आंसर इज डी हियर। The phase difference between the current and voltage in series LCR circuit at resonance. तो रेजोनेंस पर दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या हो जाता है? जीरो हो जाएगा, डेट इज cos 0 1 हो जाता है। पावर फैक्टर इज यूनिटी, तो cos 5 1 कब होगा? जब 5 0 होगा। तो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। photons of frequency nu are incident on the surfaces of two metals A and B of threshold frequency C is 3/4 nu and 2/3 nu respectively. The ratio of maximum kinetic energy of electrons emitted from A to that of B is। A upon B करना है तो आपको फॉर्मूला पता है इसके लिए, एनर्जी प्रोवाइडेड इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी विल बी एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। तो एनर्जी मैंने प्रोवाइड करी एच न्यू माइनस 3/4 ऑफ एच न्यू, डेट इज 1 माइनस 3/4, डेट इज 1/4। तो न्यूमिनेटर में 1/4 और डिनोमिनेटर में 1 माइनस 2/3, डेट इज 1/3। तो आंसर विल बी 3/4, डेट इज 8 का सी। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस डिपेंड्स ऑन। तो अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें, इट डिपेंड्स ऑन इफ आई इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। फर्स्ट ऑप्शन इज नेट चार्ज एंक्लोज्ड एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। बी ऑप्शन साइज ऑफ गॉसियन सरफेस पे डिपेंड नहीं करता, परमिट दोनों पे करता है। तो आंसर ए इज करेक्ट। ये जिस भी बच्चे ने करा है ये गलत किया है, तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे पास इसके ऑप्शन नहीं है,
मैं फिर भी क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूँ. A charged particle after being accelerated through a potential difference V enters in a uniform magnetic field, moves in a circle of radius r. If V is double the radius of circle will become. तो यहाँ पर हम फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता देता हूँ. मेरा फॉर्मूला होता है R इज इक्वल्स टू एम इंटू वी बाई क्यू बी. ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड सब सेम रही, यहाँ पर वेलोसिटी की बात हो रही है. तो रेडियस अगर मैं डबल कर दूं तो क्या होगा, इफ v इज डबल दैट रेडियस क्या होगा. तो वेलोसिटी और मेरे को पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन पता है, दैट इज E इंटू वी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर. तो स्मॉल v दैट इज माई वेलोसिटी विल कम्स आउट टू बी अंडर रूट 2ev बाई m. तो अगर मैं देखूं वेलोसिटी मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ पोटेंशियल के, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं इस v की जगह क्या आ जाएगा, रूट v. तो अगर ये ट्वाइस हो गया है तो मेरी रेडियस कितनी हो जाएगी, इट विल बिकम रूट 2 टाइम्स. तो अगर आपके पास ऑप्शन में कहीं रूट 2 टाइम्स हो तो वो आंसर करेक्ट होगा. आगे बढ़े. Now, 11th question, filling the blanks है. A point charge is placed at the center of a hollow conducting sphere of internal radius r and outer radius 2r. The ratio of surface charge density of inner surface to the outer surface will be. अब मैं इसे ड्रॉ कर लेता हूँ कहीं साइड में. तो अगर मैं बात करूँ, ये मेरा स्फीयर हो गया जिसकी रेडियस ये कह रहा है स्मॉल आर, और एक आउटर, तो मेरे पास दो सर्कल आ गए. पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ फ्लो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ इंटरनल रेडियस स्मॉल आर. तो इसकी स्मॉल आर हो गई, और इस वाले की कैपिटल 2r और इस वाले की स्मॉल आर. ठीक है, होपफुली सबको विजिबल होगा. द रेशियो ऑफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द इनर. अब मैंने पॉइंट चार्ज अंदर रखा था Q यहाँ, अब ये इंड्यूस होके माइनस क्यू इधर हो जाएगा, प्लस क्यू इधर हो जाएगा, फिर माइनस क्यू इधर और प्लस क्यू ऊपर आ जाएगा. इस तरीके से मेरा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा. अब आपसे कह रहा है द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी. सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा, मैं इधर लिख रहा हूँ, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ऑफ इनर सरफेस टू द आउटर सरफेस. मैंने आपको सारे चार्ज बता दिए किस तरीके से इंड्यूस हुए हैं, दोनों का आप रेशियो निकाल लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम. क्वेश्चन नंबर 12. द डैश अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी गैप बिटवीन देयर कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड. कौन सी प्रॉपर्टी है इन मटेरियल्स की जिसकी वजह से एनर्जी गैप कंडक्शन और वैलेंस बैंड पर डिपेंड करता है. तो इनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी कंडक्टिविटी, जिसकी वजह से इनके बैंड्स में जो गैप होगा एनर्जी गैप कहलाएगा. तो एनर्जी गैप इन दोनों के बीच, सिलिकॉन और जर्मेनियम के बीच में अगर हम बात करें, सिलिकॉन के 0.7 और जर्मेनियम का 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. द एबिलिटी ऑफ अ जंक्शन डायोड टू डैश एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज is based on the fact that it allows current to pass only when it is forward biased. तो डैश में क्या आना चाहिए, फॉरवर्ड बायसिंग में आप लोगों को पता है कि जंक्शन डायोड वर्क करता है. तो यहाँ पर हमने एक वर्ड लिख देते हैं रेगुलेट. तो दिस इज REGULAT. तो हमारी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज to regulate an alternating voltage based on the fact that it allows current to pass only when it is forward biased. The physical quantity that is Newton per coulomb. तो ऊपर force नीचे charge, तो force upon charge is electric field intensity, EFI, electric field intensity, that is electric field strength. Question number 15. A copper wire of non-uniform area of cross section is connected to a DC battery. The physical quantity which remains constant along the wire is. कौन सी फिजिकल क्वांटिटी नॉन यूनिफॉर्म वायर में भी कांस्टेंट रहेगी अगर मैं डीसी बैटरी से कनेक्ट करता हूँ. तो नॉन यूनिफॉर्म वायर है,
तो नॉन यूनिफॉर्म वायर का मतलब हो गया रेजिस्टेंस हर पॉइंट पर चेंज हो रहा होगा, तो हर पॉइंट पर पोटेंशियल ड्रॉप भी कुछ ना कुछ अलग होगी। बट सीरीज में आप लोगों को पता है क्या सेम रहता है, करंट। तो मैं यहाँ पर आंसर लिख के आऊंगा करंट। क्वेश्चन नंबर 16, राइट द कंडीशंस ऑन पाथ डिफरेंस अंडर विच कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑकर। तो आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव पाथ डिफरेंस की लिखनी है। तो पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव के लिए आप लोगों को याद होगा x इज इक्वल टू n होता है, और डिस्ट्रक्टिव के लिए x इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लेमडा बाय 2। तो इस तरीके से होता है। इसका हमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लिखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेंगे आप लोग। प्लॉट अ ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विद द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल। तो ईएमएफ का और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का अगर हम देखें तो आप लोगों को फॉर्मूला पता है इसका, E इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो ईएमएफ इज ईएमएफ वर्सेस, अगर मैं डी आई बाई डी टी का कर्व बनाऊं तो आप समझिए, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डिक्रीजिंग होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या होगा, अगर डिक्रीजिंग होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होगा डायरेक्टली उसके प्रोपोर्शनल होगा। बट अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होगा तो ईएमएफ चेंज होगा पॉजिटिवली। इसका मतलब अगर माइनस डी आई बाई डी टी करूं तो कर्व कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। A series combination of LCR is connected across an AC source of EMF of peak value E0 and angular frequency omega. Plot a graph showing to show the variation of impedance of the circuit with angular frequency. आपको एक सीरीज LCR दिया है जिसमें आपको इम्पीडेंस का एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ कर्व बनाना है। तो अगर मैं Z की बात करूं, Z मेरा फॉर्मूला होता है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ठीक, तो और अगर मैं इसका कर्व बनाऊं z वर्सेस ओमेगा का, तो अगर मैं देखता हूं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर ओमेगा आर पर मेरा करंट मैक्सिमम होता है। तो करंट कहाँ मैक्सिमम होगा, जहां पर रेजिस्टेंस मिनिमम होगा, है ना। तो इसका कर्व हम बिल्कुल अपोजिट कुछ इस तरीके से बना लेंगे। ठीक, ये हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। लोएस्ट पॉइंट पर हमारा इम्पीडेंस Z इज इक्वल्स टू आर के इक्वल हो जाएगा, जहां पर मैक्सिमम करंट फ्लो होगा और मिनिमम रेजिस्टेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 18, depict the field diagram of electromagnetic wave propagating along positive x-axis with its electric field along y-axis। तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फील्ड डायग्राम बनाना है। ये सब लोगों ने करा होगा कि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गई जो एक्स एक्सिस के अलोंग चल रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगी इस तरीके से अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, अगर क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड भी कहता तो हम इसे z डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड शो कर देते। दिस इज द प्रोपोगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और अगर यहाँ होता तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की बात करते। क्वेश्चन नंबर 19, an electron moves along positive x direction, it enters into a region of uniform magnetic field, direction along minus z direction. Draw the shape of trajectory followed by the electron after entering the field. आप लोगों को पता है जैसे वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो वो हाफ सर्कल लेकर वापस आ जाता है। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन ऐसे ही कुछ करेगा, वो एंटर करेगा और z के अलोंग फिर वापस आ जाएगा। A square-shaped current loop MNOP is placed near a straight long current carrying wire AB. The wire and the loop lie in the same plane. If the loop experiences a net force F towards the wire,
इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्स है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन द साइड NO ऑफ द लूप। आपको NO की तरफ फोर्स लगानी है, तो आप लोगों को इसका फॉर्मूला पता है, F इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 I1 I2 बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो हमें दे रखा है डेट इज L। तो आप पहले इन दोनों के बीच के AB और MP के बीच का फोर्स निकालेंगे और फिर NO का। तो इसमें आपको पूछा मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन द साइड NO। NO के ऊपर अगर आपको निकालना है तो फोर्स हो जाएगी म्यू नॉट बाय 4 बाई करंट I1 I2 ही है, डिस्टेंस L प्लस L 2L हो जाएगा। तो ये फोर्स NO के ऊपर लगेगी। Define the term current sensitivity of a moving coil galvanometer. So current sensitivity can be defined as the sensitivity of a galvanometer. Galvanometer will show a deflection for a very small change in the value of current. आपने इसका फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, 5 by I is equals to NBA by K। तो वहां से आप इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। डिफाइन करना है तो फॉर अ वेरी स्मॉल चेंज इन करंट, अगर मैं गैल्वेनोमीटर के अंदर बहुत छोटा सा भी चेंज करूं, उसके लिए गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन शो हो, then the galvanometer is sensitive to be said to be sensitive. So section A is over. Now section B, define one becquerel. Define one becquerel आप लोगों को पता है, that is one disintegration per second. A radioactive substance disintegrates into two types of daughter nuclei. One, तो यहाँ पर आपसे कह रहा है एक रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई है, रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई है N, तो वो दो टाइप्स ऑफ ड्यूटर न्यूक्लियाई में टूटा है, एक N1 में टूटा है और दूसरा लेट्स से N2 में टूटा है। एक का डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट λ1 है और दूसरे का डिसइंटीग्रेशन λ2 है। आपसे दोनों की केस में हाफ लाइफ पूछ रहा है, डिटरमाइन द हाफ लाइफ ऑफ द, इस सब्सटेंस की आपको हाफ लाइफ बनानी है। तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला आप लोगों को पता है 0.693 बाय λ होता है। तो यहाँ से आप हाफ लाइफ निकाल लेंगे, दोनों के λ1 और λ2 दे रखे हैं। आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, पहले n इज इक्वल्स टू n0 e की पावर माइनस λt, ठीक। तो दोनों को λ1 देंगे, λ2 देंगे, दोनों का रेशियो लेंगे, रेशियो लेने के बाद आपके पास एक लैम्डा का रिलेशन आ जाएगा, उस लैम्डा की वैल्यू इसमें रखेंगे इधर और आपका आंसर आ जाएगा। इन अ सिंगल स्लिट डिफ्लेक्शन एक्सपेरिमेंट द विड्थ ऑफ द स्लिट इज इंक्रीज। आपने स्लिट की विड्थ बढ़ा दी है। हाउ विल द साइज इंटेंसिटी ऑफ द सेंट्रल ब्राइट बैंड बी अफेक्टेड। तो सेंट्रल ब्राइट बैंड की अगर हम बात करें लीनियर विड्थ की, तो उसका लीनियर विड्थ दैट इज 2x, तो वो होता है 2 लैम्डा डी बाय ए। तो आपसे कह रहा है कि अगर मैं विड्थ बढ़ा दूं, तो आपने विड्थ बढ़ा दी, विड्थ बढ़ाने से उसका साइज, तो साइज की बात करूंगा तो साइज कम हो जाएगा, ठीक है। और इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, अगर मैं साइज इंक्रीज कर रहा हूँ, विड्थ की साइज इंक्रीज कर रहा हूँ, तो उसकी इंटेंसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। In case of photoelectric effect experiment, explain the following facts. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट में आपको बताना है दो रीजन। द वेव थ्योरी ऑफ लाइट कुड नॉट एक्सप्लेन द एक्सिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जो वेव थ्योरी लाइट की थी उसने एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक्सप्लेन नहीं करी थी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वेव थ्योरी में अगर हम बात करें तो वेव थ्योरी ने फोटोन्स को कंसीडर नहीं करा था कि अगर फोटोन सिंगल इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है और मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो रिक्वायर्ड होती है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। तो वेव थ्योरी फोटोन थ्योरी पे डिपेंड ही नहीं करता था, इस वजह से उसने इसके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के एग्जिस्टेंस को इग्नोर करा था। सेकेंड, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो यहाँ पर अगर बात करें तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट से। एज इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज होते हैं और नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज होने से हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज में पढ़ा है
सिंगल प्रोटॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है, तो इसलिए मेरा फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होता है, बट प्रोवाइडेड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जरूर प्रोवाइड करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, गामा रेज एंड रेडियो वेव्स ट्रेवल्स विद सेम वेलोसिटी इन फ्री स्पेस, करेक्ट। डिस्टिंग्विश बिटवीन देम इन टर्म्स ऑफ ओरिजिन एंड द मेन एप्लीकेशन। अगर हम गामा रेज की एप्लीकेशंस की बात करें तो गामा रेज हमारा ट्यूमर्स में यूज होता है, ट्यूमर्स को ठीक करने के लिए मेडिकल पर्पसेस में यूज होता है, और गामा रेज एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए भी यूज होता है। रेडियो वेव्स की बात करें तो रेडियो वेव्स कम्युनिकेशन पर्पस में यूज होती है। यूज बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 पर आ गए हम लोग। यूज बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम टू ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगुलर मोमेंटम दैट इज P इज इक्वल्स टू P, और आपको रिलेशन बताना है मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन दैट इज, ये मैग्नेटिक मूवमेंट कैपिटल M की बात कर रहा है, इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन बताना है। तो ये बोर्स मैग्नेट्रॉन वाला रिलेशन की बात कर रहा है, आपको बोर्स मैग्नेट्रॉन का रिलेशन बताना है। तो सबसे पहले आप बताएंगे, ये पूरा डेरिवेशन है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। आप पहले मैग्नेटिक मूवमेंट बताएंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट दैट इज I इंटू ए, और I इंटू ए के बाद I चार्ज अपॉन टाइम इंटू एरिया। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट सर्कुलर होगा, चार्ज इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, टाइम पीरियड आप 2π/ओमेगा रख देंगे इंटू πr², तो ये हो जाएगा हाफ, पाई से पाई कट गया, E⍵r², तो V इक्वल्स टू R ओमेगा होता है, तो हाफ EVR, तो हाफ EVR आ गया। ये हमारी मैग्नेटिक मूवमेंट आ गई। अब इसमें आप बोर्स मॉडल यूज करने के लिए बोर्स की पोस्टुलेट यूज करेंगे, mvr इज इक्वल्स टू NH/2π, और यहाँ से VR की वैल्यू निकालेंगे NH/2πm, और इसे उठा के आप इसमें पुट कर देंगे, जो आएगा वो आंसर होगा जो ये पूछ रहा है। लगता है इस बच्चे को गुस्सा आ गया इस क्वेश्चन को देख के, उसने क्वेश्चन काट दिया है। कोई बात नहीं, हम डिस्कस करेंगे। लाइट फ्रॉम अ सोडियम लैम्प एस पासेस थ्रू टू पोलराइज्ड शीट्स P1 एंड P2 एज शोन। ठीक है, तो लाइट P1 और P2 दोनों से पास हो रही है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द लाइट ट्रांसमिटेड बाय P1 एंड बाय P2 ऑन रोटेटिंग पोलरॉइड P1 अबाउट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तो आप लोगों को यहाँ पर पता है कि मेलिस लॉ हम लोग लगाते हैं, तो मेलिस लॉ हम जब लगाते हैं तो I इज इक्वल्स टू I0 cos स्क्वायर थीटा हम लोग लगा लेंगे। तो अगर मैं I1 की बात करूं तो I1 मेरा हो जाएगा I0, लेट्स से I0 इंटेंसिटी की लाइट फॉल करी थी P1 पर, तो I1 हो जाएगा I0/2, और I2 जब हम बात करेंगे तो हो जाएगा I0/2 cos स्क्वायर थीटा, जिस एंगल से आपने रोटेट करा है। तो इस तरीके से हम लोग देख लेंगे। अगर P1 की हम बात करें, P1 रोटेट करेगा तो फॉर्मूला, P2 रोटेट करेगा फॉर्मूला, तो I इज इक्वल्स टू I0 cos स्क्वायर थीटा। आप मेलिस लॉ लगाकर ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। Define the term wavefront. So wavefront is the continuous locus of all the points which are vibrating in the same phase. A plane wavefront AP propagating from denser to rarer medium, फर्स्ट पार्ट, और डेंसर से रेयर जा रहा है, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अगर ए बी ये जो इंसिडेंट हुआ है आपको इसे बेंड करना होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो आप इस पर 3 परपेंडिकुलर वेव फ्रंट शो कर लीजिए कुछ इस तरीके से। और अगर मैं बात करूं इनके नॉर्मल की, तो नॉर्मल कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो इन्हें कहाँ जाना चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था, बट इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइक दिस। यहाँ पर भी कुछ ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पर भी कुछ ऐसे। तो इस लाइन को स्ट्रेट करके आप एक वेव फ्रंट बना लीजिएगा इस पर परपेंडिकुलर। तो इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस P1 P2 सेपरेटिंग द टू मीडियाज यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल ड्रॉ द सेकेंडरी वेवलेंथ एंड ऑब्टेन द रिफ्रैक्टिव वेव फ्रंट इन द डायग्राम। तो मैंने रिफ्रैक्टिव वेव फ्रंट आपको बताया। आप क्या करोगे, इन्हें परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर उसे अवे फ्रॉम द नॉर्मल ले जाएंगे।
अवे फ्रॉम द नॉर्मल ले जाने के बाद एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, वो हमारा सेकेंडरी वेव फ्रंट हो जाएगा। Next, derive the expression for the torque acting on a dipole. Very basic question when it is held in a uniform magnetic field, सबको आता होगा। आपको इसमें क्या करना है, टाउ इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो टाउ इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो फोर्स यू नो QE इनटू 2a sin थीटा। तो हियर कम्स P क्रॉस, ये मैंने शॉर्ट में कर दिया है, आप लोग अपने नोट्स फॉलो कर सकते हो, उसके लिए डायरेक्ट है। Identify the orientation of the dipole in the electric field in which it is attains a stable equilibrium. अगर इसका ओरिएंटेशन आपको बताना है कि तो इस ओरिएंटेशन बताने के लिए अगर मेरी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है की, तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव स्टेबल इक्विलिब्रियम में आने के लिए चार्ज को माइनस क्यू को यहाँ आना पड़ेगा और प्लस क्यू को यहाँ आना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से इसे थोड़ा सा भी डिफ्लेक्ट करूं तो ये वापस से अपनी जगह एक्वायर करेगा, जिसे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। Obtain the expression for the energy stored in a capacitor connected across a DC supply. So energy stored in a capacitor आपको पता है डायरेक्ट फॉर्मूला, इसमें आपको एक्सप्रेशन डिराइव करना है, तो वर्क डन से हम लोग इसे करते हैं। तो वर्क डन से आप लोग कर लेंगे इसे, जिसका आंसर आ जाएगा डेट इज हाफ CV²। डिफाइन एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगी, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। तो जो आपका आएगा हाफ CV², आप वॉल्यूम से और डिवाइड कर देंगे, डेट इज A/D। फिर कैपेसिटेंस की वैल्यू और पुट करके आपका फाइनल आंसर हाफ ε0E² आ जाएगा। दैट इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर। सो सेक्शन बी हमारा खत्म हुआ। नाउ वी विल डिस्कस सेक्शन सी। 2 point charges Q1 and Q2 are kept at a distance of R12 in air. Deduce the expression for the electrostatic potential energy of this system. Very basic question. तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, इन्फिनिटी पर दोनों चार्जेस को मान लेते हैं, Q1 और Q2 को। पहले हम चार्ज लेकर आते हैं Q1 को। जो Q1 को जब हम चार्ज लाएंगे तो वर्क डन हमारा 0 होगा, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। बट हम Q2 को जब लेकर आएंगे तो Q2 को Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं, तो उस केस में हमारा वर्क डन हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R12। नेट वर्क डन इज W1 प्लस W2। ठीक है, तो जो कि हमारा W2 ये था, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 by R12। If an external electric field is applied on the system, write the expression of the total energy. अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस केस में क्या होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हमारे को पहला वर्क डन 0 नहीं होगा। पहला वर्क डन अगर मैं चार्ज Q1 लाया था, तो मैं जिस पॉइंट पे लाया हूँ V1 R उसकी पोटेंशियल, तो जब मैं सेकेंड लाऊंगा तो Q2 चार्ज लाया, जिस पॉइंट पे लाया उस पॉइंट का पोटेंशियल होगा प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 by R12। तो अगर मैं अपना नेटवर्क डन देखूं तो वापस से इन दोनों को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। सो थियोरेटिकल अगेन क्वेश्चन, व्हाट इज अ सोलर सेल? सोलर सेल, ड्रॉ द VI कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सप्लेन द 3 प्रोसेस इन्वॉल्व इन इट्स वर्किंग। तो सोलर सेल आपको बताना है, सोलर सेल क्या होता है। सोलर सेल इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज, इट वर्क्स ऑन सनलाइट। तो सनलाइट पे वर्क करता है, जब सनलाइट फॉल करती है तो जो पीएन जंक्शन का जो रिकॉम्बिनेशन होता है, रिकॉम्बिनेशन ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बनेंगे, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जब बनेंगे तो अगर मैं पीएन जंक्शन आपको बना के शो करूं, तो ये मेरा P होगा, ये मेरा N होगा, और इनकी जो जंक्शन होगी, उस जंक्शन पे जब सनलाइट फॉल करेगी तो होल्स P में जाके स्टोर हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स N में जाके स्टोर हो जाएंगे। और यहाँ पर हम लोग जो भी हमारा लोड है वो लोड लगा देंगे, यूज करेंगे। तो जब इसमें एक सप्लाई, यहाँ पर एक करंट फ्लो हो जाएगा, डेट इज IL। ठीक है, P to N इसका डायरेक्शन होगी। और अगर इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक्स हम बनाएं तो इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक्स V यहाँ पर, I इधर, तो यहाँ पर VOC ओपन सर्किटेड वोल्टेज, और यहाँ पर जो मैंने IL लिखा है डेट इज ISC शॉर्ट सर्किटेड करंट फ्लो होगा।
इस तरीके से इसका वी आई कर्व बनेगा। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग, इनपुट एंड आउटपुट। बेसिक क्वेश्चन है, फुल वेव रेक्टिफायर आप लोग बता सकते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम बनाना है और उसकी वर्किंग एक्सप्लेन करनी है। Internal resistance of a cell, internal resistance of a cell, it is the resistance offered by the cell where in a closed circuit. Closed circuit में cell का भी अपना कुछ resistance होता है जो वो offer करता है, वो आपको बताना है। A cell of EMF E and internal resistance R is connected across a variable resistance. तो अगर आपने ऐसा कुछ करा है तो V is equals to आपको पता है E माइनस, और हमारा अगर करंट फ्लो कर रहा है लेट्स से आई, कैपिटल करंट कहा है क्वेश्चन में, तो आई इंटू आर हो जाएगा, वी स्मॉल आर हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए। मैं दोबारा लिख देता हूँ, वी इज इक्वल्स टू ई माइनस आई इंटू स्मॉल आर। ठीक है, तो जो ड्रॉप होगी वो इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगी, इंटरनल रेजिस्टेंस के पास जो ड्रॉप होगी वो आई इंटू आर हो जाएगी। ठीक है, ई एम एफ फेज ई इज इक्वल टू वी प्लस आई आर होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज ई माइनस आई आर। प्लॉट द शेप ऑफ ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ टर्मिनल वोल्टेज वी वर्सेज आर। तो वी और कैपिटल आर के बीच में और वी और आई के बीच में आप इस रिलेशन के अकॉर्डिंग कर्व ड्रॉ कर देंगे। कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो गया n इज इक्वल्स टू 2। n इज इक्वल्स टू 2 ग्राउंड स्टेट की आपको एनर्जी दे रखी है, तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी 13.6 होगी, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की हो जाएगी माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर, डेट इज 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास सेकेंड E2 की एनर्जी आ जाएगी। आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ बतानी है विद द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो जब आपके पास एनर्जी आ गई, एनर्जी इज एच बाई लैम्डा, तो आप वहां से इसकी वेवलेंथ निकालोगे। एनर्जी आप लोगों को पता है, एनर्जी से आप लोग वेवलेंथ निकाल सकते हैं। और इसी से कर सकते हैं 1 बाई लैम्डा, चाहे तो आप इससे भी कर सकते हैं 1 बाई लैम्डा आर एच 1 बाई एन वन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन टू स्क्वायर, तो यहाँ से भी करना चाहें, बट दिस फॉर्मूला इज करेक्ट। माइनस 13.6 अपॉन एनर्जी आ गई, एनर्जी से आप लोग वेवलेंथ निकाल लीजिए। Next question, when a conducting loop of resistance 10 ohm, area given is removed from an external magnetic field acting normally, magnetic field normally act कर रही थी, the variation of induced current I in the loop with time as shown in figure। तो करंट वर्सेस टाइम का आपको एक कर्व दे रखा है, टोटल चार्ज पास थ्रू द लूप, आपको बताना है टोटल चार्ज कितना पास करेगा, रेजिस्टेंस और एरिया दे रखा है। मैग्नेटिक फील्ड में से आपने इसे रिमूव किया है, तो अगर मैं वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड करंट की बात करूं तो इंड्यूस्ड करंट आई इज इक्वल्स टू ई बाई आर हो जाएगा। तो करंट आपको दे रखा है, चार्ज निकालने के लिए आप लोग आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी का फॉर्मूला लगाइए, चार्ज इज क्यू इज इक्वल्स टू आई इंटू टी। तो टोटल चार्ज पास थ्रू द लूप, टोटल चार्ज कितना पास होगा आप लोग निकाल लेंगे करंट इंटू टाइम करके। चार्ज इन बी पार्ट है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने के लिए E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, आप चेंज इन एन डी फाइव बाई डी टी होता है। तो अगर आपने ऊपर से EMF निकाला है, तो EMF निकाला है तो यहाँ से रेजिस्टेंस भी निकल जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड अप्लाइड, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड अप्लाइड, तो हमारी फाई इज इक्वल्स टू बी ए, हमने फाई निकाल लेंगे, फाई इज इक्वल्स टू बी ए, क्वेश्चन में एरिया दिखा है तो वहां से फाई निकल जाएगी। मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड अप्लाइड, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए तो बी इज इक्वल्स टू फाई बाई ए निकल। ज्यादा टाइम ले लिया क्या? कहाँ है ये बाकी T2 सेक्शन सी डी है, नहीं करेंगे पहले तो उसे रोकिए आप, रोको तो सही से एक बार, कोई दिक्कत नहीं।